बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 छोटा सा चैप्टर है जी। कोशिश करते हैं कि एक ही लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर लें। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपके इंग्लिश के साथ इसका रिलेशनशिप है। तो जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको जो आपने चीज़ें मुख्तलिफ सीखी हैं वहाँ से वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। और दूसरा ओवरऑल जो है वो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस तरह से है कि आगे जब आप कैफ में जाएंगे तो जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा गाइडलाइन है इसमें। तो बिजनेस राइटिंग है या जनरल राइटिंग है, ठीक है, उसमें जो आपकी स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ्स है या सेंटेंस है उसको डिफाइन किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस चैप्टर पे आपने काफ़ी फोकस करना है, इसको चीज़ों को याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो जब भी आप राइटिंग करें तो वो कहता है कि कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। किस प्रिंसिपल, वो वाला किस नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ लिखें तो उसको बिल्कुल बेसिक्स जो है ना, मतलब आप बहुत ज़्यादा अपना जो नॉलेज है वो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि वोकेबलरी और जॉर्गन्स और इस तरह की जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो यूज़ करने की कोशिश ना करें, बल्कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में जो है वो उसको कन्वे करें, ठीक है। इसके लिए उसने जस्ट एक एग्जांपल दी कि यूएस नेवी में इसको 1960 में अप्लाई किया गया। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। देयर आर 7 टेक्निक्स यू शुड अडॉप्ट टू कीप योर बिजनेस राइटिंग सिंपल, ठीक है। डायरेक्टली हम उन 7 टेक्निक्स को चूंकि उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसी पे चले जाते हैं। नंबर 1 जो है आपके पास है जी, यूज एक्टिव रेदर देन पैसिव। तो आपने एक्टिव सेंटेंसेस में जो है वो आपने राइटिंग करनी है। पैसिव्स को जहां तक पॉसिबल हो वो आपने क्या करना है, उनको अवॉइड करना है। तो एक्टिव पैसिव मैंने जैसे शुरू में कहा कि बेसिकली आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड है। तो आपको पता है कि एक्टिव वॉइस क्या है या पैसिव वॉइस क्या है। तो आपने जब भी राइटिंग करनी है तो आप एक्टिव सेंटेंसेस जो है वो यूज करें। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि पैसिव सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई होता है, उसमें अगर बीइंग, बी, वाज, इज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली वो लाजमी नहीं होता, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब दे आर गोइंग टू स्कूल तो यहाँ पे आर यूज हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। आप जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। वार, बीन, तो बेसिकली आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स पता हैं, ठीक है, आपने इंग्लिश में उनको पढ़ा। अब वो AFC 1 2 3 क्या है वो मुझे याद नहीं रहता। मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है ना, अपने आप को कभी कभी मैं आमिर खान समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो वो उन कॉन्सेप्ट्स को ही अप्लाई करना है आपने। एग्जाम्पल्स उसने दी हैं। द एक्टिव क्या है, द रिपोर्ट अराइव्ड, द रिपोर्ट वाज डिलीवर्ड। अब फर्क क्या पड़ेगा ये समझना जो है यहाँ पे, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिपोर्ट अराइव्ड का मतलब है कि वो रिपोर्ट, जब आप ये सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि रिपोर्ट आप तक पहुंच गई है। द रिपोर्ट वाज डिलीवर्ड, वेयर इट इज डिलीवर्ड, आपके ऑफिस में, आपको या किसी और को या किसी और ऑफिस में या किसी और ब्रांच में, ये बात यहां से क्लियर नहीं होती। तो पैसिव जो है वो एक वेग सेंटेंस है, उससे आप क्लियर मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कंफ्यूजन्स डेवलप होती हैं। पार्टनर्स रिव्यू ऑडिट फाइल्स, ऑडिट फाइल्स आर रिव्यूड बाय पार्टनर्स। अब जब ऑडिट फाइल्स, पार्टनर्स रिव्यू ऑडिट फाइल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा कि पार्टनर्स ने वह रिव्यू करते हैं। ऑडिट फाइल्स आर रिव्यूड बाय पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पर्टिकुलर, यहाँ पे जनरल बात हो रही है क्योंकि हमेशा ऑडिट फाइल्स जो है वो रिव्यू कौन करेंगे, पार्टनर्स ही करेंगे। पार्टनर्स मतलब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्म में पार्टनर्स होते हैं। ऑडिट फाइल्स आर रिव्यूड बाय पार्टनर्स, तो यहाँ पे बात जरा पर्टिकुलर होगी कि कौन सी ऑडिट फाइल्स हैं जो कि रिव्यू की हैं उन्होंने, कोई पर्टिकुलर ऑडिट फाइल्स की बात
ऐसा लग रहा है कि हो रही है, कि जिनको उन्होंने रिव्यू किया है। तो जब पैसिव सेंटेंस होता है तो वो ये एक जनरल मीनिंग एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं कि जब भी ऑडिट फाइल्स रिव्यू होंगी तो वो पार्टनर्स ही रिव्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कोई ऑडिट फाइल्स, ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक ऑडिट फाइल्स जो हैं उनको पार्टनर्स ने रिव्यू किया है। ठीक है, तो पैसिव सेंटेंस क्लियर मीनिंग नहीं देता, एम्बिग्युइटी डेवलप करता है, कंफ्यूजन डेवलप करता है। बी डेफिनेट, जो आप दूसरी चीज, जो दूसरा प्रिंसिपल है कि जब आप कोई बात कर रहे हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप क्या कहना चाह रहे हैं वो बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें उसने कहा है कि जैसे वर्ड्स होते हैं वेरी और हाईली। ठीक है, तो वेरी हैप्पी, अब यहाँ पे वेरी हैप्पी का मतलब बहुत खुश। अब बहुत जो है वो कितना खुश, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह के वेरी का वर्ड यूज करके जो है ना वो आप क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, तो वेरी एक्साइटिंग की बजाय वो कहता है कि थ्रिलिंग, यानी कि किसी भी वर्ड के जो मीनिंग है उन पे स्ट्रेस डालने के लिए, उन पे उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए वेरी का वर्ड यूज करने की बजाय कोई डेफिनेट वर्ड यूज करें। ठीक है, वेरी एक्यूरेट की बजाय प्रिसाइज, वेरी गुड की बजाय एक्सीलेंट। ठीक है, तो वो कहता है कि वेरी या हाईली के वर्ड यूज करके आप एम्फेसाइज ना करें किसी वर्ड के मीनिंग पे, जो है वो स्ट्रेस डालने के लिए इसको मत यूज करें। क्वालिफाइंग फ्रेजेस जो है, अगेन क्वालिफाइंग फ्रेजेस कौन से होते हैं, ये आपका इंग्लिश का कंसेप्ट है, उनको मत यूज करें। एग्जाम्पल ऑफ वर्ड और फ्रेजेस टू अवॉइड इंक्लूड फेयरली, पार्टली, मेनली, क्वाइट, अ बिट, नियरली, ऑल, अ नंबर ऑफ। ठीक है, तीसरा वो कहता है बी प्रिसाइज, जामे बात करें, ज्यादा मतलब जनरल बात ना करें। ठीक है, ऐसी बात करें जिससे एग्जैक्ट मीनिंग एक्सट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, जैसे वो कहता है ह्यूज रिस्पॉन्स की बजाय 3000 इतने एम्प्लॉइज। ठीक है, एग्जैक्ट जो है वो आप उसके वैल्यूज दें। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल की बजाय बाय 31 मार्च, सम टाइम इन जुलाई की बजाय एग्जैक्ट जुलाई की डेट मेंशन करें। तो एक डेफिनेट प्रिसाइज जो है वो बात करें आप, जिससे मीनिंग एग्जैक्टली क्लियर हों। उसके बाद है जी राइट कंसाइजली। ठीक है, मुख्तसर मगर कंप्लीट। ठीक है, ना लंबी बात नहीं करें बल्कि मुख्तसर बात करें, लेकिन मुख्तसर इस तरह से आपने नहीं करना कि उसके मीनिंग जो है वो क्लियर ना हो। ठीक है, however interesting a letter or report may be, business people generally do not make the effort to read long letters and reports. जितनी दिल है आप इंटरेस्टिंग कर दें उसको, लेकिन बिजनेस जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो लंबी चौड़ी बात नहीं करते, वो कहते टू द पॉइंट बात करें और समझाएं। इसलिए वो लंबे लेटर्स को और रिपोर्ट्स को लाइक नहीं करते। तो वो कहता है लेटर्स एंड मेमोज 1 पेज की होनी चाहिए, रिपोर्ट्स जो है वो 2 पेज की होनी चाहिए। ठीक है, ले आउट योर मैसेज एज कंसाइजली एज पॉसिबल, बुलेट पॉइंट्स यूज करें। बिल्कुल जनरल सी बातें हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सम टाइम रिपोर्ट्स जो होती हैं वो पूरी पूरी बुक भी होती है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू है, बहुत बड़ा इशू है कोई, तो उस पर हो सकता है रिपोर्ट जो है वो 10 पेजेस की हो। तो अगेन कंसाइज होने का मतलब ये नहीं है कि आप बात इस तरह से करें कि मीनिंग ही क्लियर ना हो। लेकिन जनरल जो रिपोर्ट्स हैं या लेटर्स हैं वो ये कहता है कि लेटर जो है वो 1 पेज का मेमो वगैरह होना चाहिए और रिपोर्ट्स जो है वो 2 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो है वो शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखें और फिर उसमें कुछ उसने रूल बताए हैं कि फर्स्ट सेंटेंस शुड स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ एक्सपेंड्स द आइडिया, जो उसको एक्सप्लेन करेगा। हर पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर इशू को आपने डिस्कस करना है। अगर नया इशू है तो नया पैराग्राफ। ठीक है, यूज ट्रांजिशंस टू कनेक्ट वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल
first finally orders the points, consequently in summary brings closure। ठीक है, तो मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं वो पैराग्राफ का जो सीक्वेंस है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, येट बट अगर आप यूज कर रहे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेट अल्टरनेटिव आइडियाज, ऑल्सो, नेक्स्ट, सिमिलरली, ये डिफरेंट वर्ड जो हैं कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सेम आइडिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट वर्ड्स जो हैं उससे जो रीडर है वो डिफरेंट मीनिंग एक्सट्रैक्ट करेगा। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस ना लिखें। ठीक है, उसकी उसने एक एग्जांपल दी है, दोनों को आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा जो लंबा सेंटेंस है उससे मीनिंग क्लियर नहीं होते। अच्छा, एक और चीज़ है, ये मैं बार बार बात करता हूँ, शायद पहले भी आपसे की, कि रीडिंग स्किल आपकी अच्छी जितनी अच्छी होगी उतना आपके लिए सीए, सीसीए वगैरह को, आईसीएमए को क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। सबसे बड़ा इशू ही होता है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मैं उसे ये कहता हूँ कि सवाल ये है कि सवाल क्या है। सवाल नहीं समझ आएगा तो जवाब तो आप दे ही नहीं सकते। पर्टिकुलरली आगे जाएंगे आप, बिजनेस लॉ है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ऑडिट है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, पर बिजनेस लॉ में बहुत ज़्यादा फेलियर रेट है। उसकी एक मेन रीज़न जो है वो यही है कि जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन कर रहा है, स्टूडेंट उस क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं समझ रहा होता। तो जो रीडिंग स्किल है, ठीक है, उसको आपने इम्प्रूव करना है। तो उसमें भी अगर एक लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन पेपर में, तो एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं से भी आपको फंसाने की कोशिश करेगा या आपका नॉलेज चेक करेगा। तो अगर वहां पे एक लंबा सेंटेंस लिखा है तो उसको आपने ब्रेकअप कैसे करना है, उसकी भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं अगर इसको एक तरीके से रीड करता हूँ और फिर दूसरे तरीके से रीड करता हूँ तो आप खुद देखेंगे कि फर्क क्या पड़ता है। द सेल्स ऑप्शंस वर सर्कुलेटेड टू रीजनल हेड्स इन दैट लोकल ऑफिस who were asked to indicate their preferences in their office plan for 2000 फलां फलां, making sure that they consult। अब मैंने क्या किया, एक ही गो में रीड किया तो आपको बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं इसी को अगर ब्रेकअप करके रीड करूं, द सेल ऑप्शंस वर सर्कुलेटेड टू रीजनल हेड्स इन द लोकल ऑफिसेज who were asked to indicate their preferences in their office plan for 2020, making sure that they consult with the legal department who are particularly affected by the new plans। ठीक है, अब ये जो चीज है ये अभी भी मतलब टेक्निकल है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको ब्रेकअप किया तो रिलेटिवली मीनिंग क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे उसने उसको जब ब्रेकअप सेंटेंस बना के किया, वी सेंड सेल्स ऑप्शन टू मैनेजर्स इन द लोकल ऑफिसेज, बात खत्म हो गई यहीं पे। दे वर आस्क्ड टू इंडिकेट देयर चॉइसेस फॉर 2020 प्लान। मैनेजर्स वर आस्क्ड टू कंसल्ट द लीगल डिपार्टमेंट एज चेंजेस वुड अफेक्ट देम टू। ठीक है, तो ये बात आपको ये रीड करते वक्त भी आपको ये देखना है कि अगर एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें पंक्चुएशन नहीं है, यानी कि फुल स्टॉप कॉमा यूज नहीं हुआ तो आपने ये एबिलिटी डेवलप करनी है कि आप उस पैराग्राफ को छोटे छोटे सेंटेंसेस में कैसे ब्रेकअप करते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, देखिए मैं पटवारी हूँ पंजाबी में, तो आपने सुन भी रहे होंगे, इंग्लिश भी जो है वो हम पटवारी लहजे में बोलते हैं। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मुंह टेढ़ा करके मैं अपना एक्सेंट ठीक करूं। ठीक है, मेरा दिमाग जो है वो प्रोसेस करता है जब, तो पहले इंग्लिश को कन्वर्ट करेगा पटवारी में, फिर वो पटवारी मुझे समझ आएगी, और अगर मैं उर्दू बोलता हूँ तो इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करेगा मेरा दिमाग। तो वो कोडिंग डी कोडिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही गो में इंग्लिश का एक बड़ा पैराग्राफ पढ़ें तो वो हमें साथ साथ समझ आ रहा हो। जब तक मेरा दिमाग उसको उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर लेता, या पंजाबी में जो भी मेरी लैंग्वेज है जो मैं रूटीन में बोलता हूँ उसमें ट्रांसलेट नहीं कर लेता, तब तक मुझे उसकी बात समझ नहीं आती। तो इसलिए एक आदत डाल लें, द सेल्स ऑप्शंस वर सर्कुलेटेड। अब इसको ट्रांसलेट कर लें अपने दिमाग में, सेल ऑप्शंस जो हैं कि क्या क्या हम सेल कर सकते हैं उसको सर्कुलेट कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया टू रीजनल एड्स। जो रीजनल एड्स हैं मतलब कोई पिंडी का है, कोई इस्लामाबाद का है, कोई फैसलाबाद का है, इन द लोकल ऑफिसेज, जो उनके लोकल ऑफिसेज हैं,
who are asked to indicate their preferences, और उनसे पूछा गया जी कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं इन देयर ऑफिस प्लान फॉर 2020, अपने ऑफिस प्लान से रिलेटेड, मेकिंग श्योर दैट दे कंसल्ट विद द लीगल डिपार्टमेंट, और साथ ही उनको एडवाइस किया गया कि वो लीगल डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट। तो जब आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेंगे तो उसके बाद उसका आंसर देना उस क्वेश्चन का रिलेटिवली आसान होगा। ये बहुत बड़ा इशू है कि स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश ही नहीं करता। क्वेश्चन को समझना सबसे पहली बात, जरूरी बात है। क्वेश्चन समझ आएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये चीज, ये गलती जो है वो आपने दूर करनी है। गिव सम टाइम टू द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इट। लीव आउट अननेसेसरी वर्ड्स, जी अगला जो चीज है, विद रेफरेंस टू की बजाय सिंपल आप अबाउट कह दें, सब्सिक्वेंट टू की बजाय आफ्टर कह दें। तो ये भी अगेन इंग्लिश का है कि आप अल्टरनेटिव वर्ड्स जो है, प्रिसाइज वर्ड्स जो है वो कौन से यूज कर सकते हैं। यूज शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, रीइंबर्स की बजाय रीपे, वैल्यूड एट, वर्थ, एनहांस की बजाय इंप्रूव, कमेंस की बजाय स्टार्ट, डिमॉन्स्ट्रेट की बजाय शो। तो अब अगर आप जो यूज करने वाले वर्ड्स हैं अगर उसको देखें तो इन सारे वर्ड्स के तकरीबन मीनिंग आपको पहले से आते हैं, ठीक है। एग्रीगेट है, बहुत से लोगों को शायद इसका मतलब नहीं पता, तो टोटल का मतलब तकरीबन सबको पता है। रिटेल आउटलेट एक टेक्निकल सी टर्म है, उसकी बजाय शॉप का वर्ड चौथी क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, ये आपको पता है, ठीक है। तो ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं ना, उसको एफिशिएंट बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिंपल, जिस तरह से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी कोई एफिशिएंट बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, ना मैं इतना ज़्यादा नॉलेज जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको बात शायद समझ आ रही है, ठीक है। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप किसी को नहीं पसंद आई तो कोशिश करेंगे जी कि उसको भी इम्प्रूव किया जाए, जो किसी की रिक्वायरमेंट है। अवॉइड क्लिशेज, a phrase or opinion that is overused and betrays a lack of original thought, ठीक है। कोई भी ऐसा मतलब फ्रेज जो है ना, जो कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब एक जनरलाइज्ड सा मीनिंग होता है, एग्जैक्टली जो ओरिजिनल थॉट है उसके बिहाइंड जो था वो खत्म हो चुका, ठीक है। तो वो क्लिशेज आपने यूज नहीं करते। इट इज अटेम्प्टिंग टू एम्फेसाइज और डिमॉन्स्ट्रेट अ पॉइंट बाय यूजिंग क्लिशे। हाउएवर मोस्ट क्लिशेज आर रेयरली यूज्ड इन स्पीच and therefore should be avoided in business communication. They can make the writing sound routine and even give the impression it was written by a machine. Aim to make your writing personal to reader so that they feel like an individual and that you are communicating directly with them. अब मैंने क्या कहा कि क्लीशे जो है वो बेसिकली जनरलाइज्ड होता है, ठीक है, उसके जनरलाइज्ड मीनिंग होते हैं और वो एक कंफ्यूजन अगेन डेवलप करता है। तो आपने इस तरह के वर्ड यूज करने हैं कि वो डायरेक्टली जो रीडर है उसको बात समझ आ रही हो कि ये बात मेरे मुतल्लक की गई है और मुझे ही समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोबेबली का आप वर्ड यूज करते हैं तो प्रोबेबली जो है वो वेग वर्ड है, ठीक है। मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी कौन सा मेथड, किस तरीके से। मैंडेट्स कि भाई ये उस फॉर एग्जांपल ये है जी के हम यूं कह सकते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर को मैंडेट दिया कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले ले। अब मैंडेट का मतलब हमने इजाजत दे दी, वो कितनी इजाजत, वो कत्ल करता फिरे, ठीक है, जब दिल चाहे जंग का ऐलान कर दे, जो दिल है करे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो क्लिशेज हैं, इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट, ठीक है, कौन सी रिक्वेस्ट, ठीक है। अगेन ये जो चीजें हैं ये क्या कर रही हैं, कंफ्यूजन डेवलप कर रही हैं, मैसेज को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं, जबकि हमने क्या कहा कि हमने मैसेज को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो एग्जैक्टली जिस बंदे के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड बात करनी है, जिस इशू के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी के बारे में बात करनी है आपने। अवॉइड जार्गन्स, तो हम ये बहुत ज़्यादा पहले शुरू के लेक्चर में डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो इस तरह की टर्म्स जो है, अब एक मार्केटिंग मैनेजर के साथ जो है आप उसे कहें कि भाई आई हैव क्रेडिटेड द सेल्स, तो यहाँ पे भी अभी बहुत वो लोग जो FSC करके आए हुए हैं तो उनको शायद डेबिट क्रेडिट का अभी भी नहीं पता।
आई कॉम वगैरह वालों को या बी कॉम वालों को डेबिट क्रेडिट का पता होगा, ठीक है। तो जॉर्गन्स जो हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो किसी जैसे विंडो ड्रेसिंग है, ठीक है, अब ये एक टेक्निकल वर्ड है, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो ये अभी शायद जो आई कॉम और बी कॉम वाले लोग बैठे हुए हैं उनको भी नहीं पता कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, टीमिंग एंड लैडिंग क्या होती है, ठीक है। अब टीमिंग एंड लैडिंग जो है ये आप काफी हाई लेवल पे जाके इस बात को पढ़ेंगे। तो जॉर्गन्स जो होते हैं वो मैसेज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अडॉप्ट द राइट टोन, अवॉइड colloquial language. Colloquialism often appear unbusinesslike and are therefore best avoided. Fall into the excess words that should be deleted category. ठीक है जी। Sit on the fence, ठीक है। All to be avoided include flash in the pan, ठीक है। Messaging the result, ब्रश अंडर द कारपेट, ठीक है। ये वो मतलब फ्रेजेस हैं या क्या कह लें ईडियम्स वगैरह हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मतलब इनको आपने बिजनेस मैसेजेस के अंदर जो है ना ये अनबिजनेस लाइक होते हैं। मतलब ये जनरल कम्युनिकेशन में तो यूज हो सकते हैं लेकिन बिजनेस में मैसेजेस में यूज नहीं हो सकते। अब यहाँ पे आपने करना क्या होता है, कुछ चीजें मैं इंटेंशनली छोड़ रहा होता हूँ, ठीक है। तो कोलोक्वियलिज्म जो है उसकी आपने डेफिनेशन के एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन क्या है उसको याद करना जरूरी है। तो उसके लिए आप गूगल करेंगे, वो छोटी सी एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। उससे ये चीज जो है आपने मामा जी गूगल जो है ना हर मसले का हल होता है उनके पास, तो उसको यूज करना भी जो है वो सीखना है आपने। ऑलवेज एंड पॉजिटिवली, इवन अगर आपने नेगेटिव मैसेज कन्वे करना है, फॉर एग्जांपल एक बैंक मैनेजर है, उसे एक बंदा जो है वो लोन की एप्लीकेशन देता है और बैंक मैनेजर जो है उसकी लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है, तब भी जो एंड रिजल्ट है उसने एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज लिखना है, ठीक है, जिससे जो उसका कस्टमर है वो डिसहार्ट ना हो, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दी, वी वर अनएबल टू कंप्लीट द ऑडिट ऑन टाइम, ठीक है। वी विल बी एबल टू कंप्लीट द ऑडिट ऑन 4th April. आई अपोलोजाइज फॉर द डिले विच वाज ड्यू टू अ सिस्टम मेल फंक्शन इन द फैक्ट्री, ठीक है। अब ये चीज जो है वी आर अनएबल टू कंप्लीट द ऑडिट ऑन टाइम, तो अब कब खत्म होगा, आपने अपनी कोई रीजन बताई ही नहीं है, ठीक है। तो एक नेगेटिव मैसेज कन्वे हो रहा है कि आप इनएफिशिएंट हैं। यहाँ पे आप एक डेडलाइन दे रहे हैं और साथ अपोलोजाइज कर रहे हैं और साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑडिट अगर लेट हुआ है तो उसमें हमारी गलती नहीं थी, जो फैक्ट्री का सिस्टम था वो ही मेल फंक्शनिंग थी उसकी, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था। यू मस्ट मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स टू करेक्ट द अकाउंट्स, प्लीज लेट मी नो इफ वी कैन हेल्प एडजस्टिंग द अकाउंट्स एज फॉलोज। ये अगेन ऑडिट से रिलेटेड इश्यूज हैं, मतलब एग्जाम्पल्स उसने दी हुई है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव टोन में आप बात करनी है आपने, जब भी आपने अपनी बात खत्म करनी है तो एंड जो है वो पॉजिटिविटी में होना चाहिए, नेगेटिविटी में नहीं होना चाहिए। हाँ जी, उसके बाद आगे use personal pronoun. It has been decided that, we have decided that, the firm recommends, we recommend। personal pronoun क्या होते हैं आपको मेरे से ज्यादा पता है, ठीक है, इस वास्ते आप पे पढ़ो। avoid suggested criticism of the reader, ठीक है। अनइंटेंशनल क्रिटिसिज्म आप बाज औकात कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। द अकाउंट्स डिपार्टमेंट लॉस्ट द इनवाइसेस व्हाइल यू आर ऑन हॉलीडे, ठीक है जी, भाई तुम्हारी छुट्टियों की वजह से वो गुमी है। अब आप बात आप ये करना चाहते हैं कि आप छुट्टियों पे थे, पीछे से अकाउंट डिपार्टमेंट ने जो है ना वो इनवाइसेस जो है वो गुम कर दी हैं, बिल जो है वो गुम कर दी हैं। लेकिन इससे मीनिंग क्या एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं कि भी तुम्हारे छुट्टियों के जाने की वजह से इनवाइसेस गुम हुई हैं। द इनवाइस वी नीड हैव बीन मिसलेड। अब यहाँ पे जो है वो एक पैसिव अब एक्सेप्टेबल इक्विवेलेंट है।
अब ऊपर हम बात करके आए कि पैसिव सेंटेंसेस को आपने अवॉइड करना है, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि पैसिव आप सिरे से यूज ही नहीं कर सकते। अब ऐसा होता है कि पैसिव आपने हर सूरत अवॉइड करना है, तो इसका मतलब पैसिव सेंटेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही ना सिरे से होता। अगर पैसिव सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो वो यूज हो रहे होते हैं, तो उनका भी अपना एक बेनिफिट है। अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस, सिंपल बात है। फॉर एग्जांपल नेगेटिव क्या है, इट वाज नॉट अनरीजनेबल टू अज्यूम द रिकॉन्सिलेशन वुड नॉट वर्क। बात यही है कि ये मतलब बेसिकली जो है वो रिकॉन्सिलेशन काम करेगी, कहना वो ये चाह रहा है। अगर आप ओवरऑल, अब नॉट जो है उसने क्या किया, बात को कंफ्यूजिंग कर दिया कि नॉट का मतलब नहीं है कि हो नहीं सकता। इट वॉज रीजनेबल टू अज्यूम द रिकॉन्सिलेशन वुड वर्क, रिकॉन्सिलेशन जो है वो काम करेगी। अगर आप बैंक रिकॉन्सिलेशन बना रहे हैं या किसी इशू को रिकॉन्साइल कर रहे हैं, ठीक है, जो डिफरेंसेस हैं उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उससे काम चल जाएगा। अब दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है लेकिन एक नेगेटिव है, तो उसका पहला मीनिंग जो है नॉट का वर्ड आया, तो इसका मतलब है ये काम हो ही नहीं सकता। प्रेजेंटेशन एंड प्रूफिंग, ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने जो स्ट्रक्चर है उसको आप अच्छे तरीके से बनाएं, चीजें जो है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगले बंदे को आसानी से समझ आ सके, ठीक है। पुअर एंड इलॉजिकल लेआउट ना हो, वीक ग्रामर एंड इनकरेक्ट पंक्चुएशन ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं घर बहुत ज्यादा खुद करता हूँ, ठीक है। एमी ना गोरे से दुश्मनी सी है मुझे कि भाई मैं उसकी क्या कहते हैं जुबान को क्यों सीखने की कोशिश करूं, ठीक है, पर मजबूरी है, क्या करें। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो एक पुअर इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो ये भी अगेन एक सिंपल बात है। प्रूफ रीडिंग, उससे पहले ऊपर देख लेते हैं, नहीं कुछ और चीजें भी हैं। उसके अलावा जो है वो कहता है प्रॉपर हेडिंग्स दें, क्या कहते हैं जहां पे जरूरी हो कैपिटल लेटर्स यूज करें, पैराग्राफ नंबरिंग करें, बुलेट्स यूज करें। वो बुलेट्स होते हैं ना, मतलब आपने वर्ड में देखा बुलेट्स यूज किए जी, ये एरो हो सकता है, ठीक है, और स्टार बना सकते हैं आप शुरू में, डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं। प्रूफ रीडिंग जो है वो करें, आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप वर्ड में ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो वर्ड जो है वो एक अच्छा प्रूफ रीडर है, ठीक है। The document for all the potential problems at the same time, sense and logic, spelling, grammar and punctuation, layout and structure। तो कहता है एट अ टाइम जो है वो सारी की सारी प्रूफ रीडिंग इकट्ठी नहीं हो सकती, तो अपना एक टारगेट डेवलप कर लें। फॉर एग्जांपल आप पहले स्पेलिंग चेक कर लें, स्पेलिंग ठीक हो जाए तो उसके बाद ग्रामर को देख लें कि कहीं ग्रामर की गलती तो नहीं है। इस तरह स्टेप वाइज जो है वो क्या करें, आप प्रूफ रीडिंग करें। हाँ जी, हाँ, उसके बाद है जी परसुएसिव बिजनेस मैसेज। जब आप परसू कर रहे हो किसी को, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसने एक इंक्वायरी लेटर लिखा, उसके बाद वो भूल गया, तो अब आप उसको दोबारा से एक लेटर लिख रहे हैं, हाँ भैया आपका क्या ख्याल है, आपने हमारी प्रोडक्ट खरीदनी है या नहीं खरीदनी, ठीक है। तो जब आप परसुएसिव राइटिंग करें तो उसका एक पर्टिकुलर तरीकाकार है कि सबसे पहले जो है वो बफर हो, स्टार्ट योर मैसेज विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन, एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म और एडवर्स। अच्छा, परसुएसिव जो है वो ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने आपसे उधार मांगा और आप उसको इनकार कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक परसुएसिव मैसेज बन सकता है। एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म और एडवर्स ओपिनियन, तो अगर उस मैसेज के अंदर क्रिटिसिज्म है या एडवर्स ओपिनियन है, ठीक है, तो या एक बंदा है वो उधार लेके जा चुका है, वो उधार वापस नहीं कर रहा, अब आप उसको लेटर लिख रहे हैं कि वो हमारा पैसे वापस करे, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत तो जाहिर सी बात है कोई हार्श लैंग्वेज यूज करेंगे या उसे क्रिटिसाइज करेंगे, भाई ये अच्छा नहीं किया आपने, लेकिन उसकी रीजंस आप लाजमी लिखें, एक्सप्लेन कर दें कि भाई हम क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं। स्टेट द क्रिटिसिज्म और एडवर्स ओपिनियन वेरी क्लियरली, एक्सप्लेन अल्टरनेटिव्स इफ पॉसिबल, ठीक है, एंड ऑन अ पॉजिटिव एंड फ्रेंडली नोट,
तो ये एक पूरा उसने नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ लेटर टाइप, ठीक है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू कमेंट ऑन योर ड्राफ्ट प्रपोजल, कि एक बंदे ने प्रपोजल भेजा है आपको किसी भी किस्म का, तो उस पे उसने आपकी राय मांगी है, तो उस पे आप क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं, ये सेकंड पैराग्राफ है, तो उस पे क्रिटिसाइज कर रहा है जी कि पैराग्राफ लंबे हैं वगैरह वगैरह, तो उसकी साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है और आखिर में एक पॉजिटिव नोट पे एंड कर रहा है उसको, ठीक है जी। तो ये भी एक सिंपल सी चीज है। Avoiding the abstract. When writers are trying to sound impressive or qualify what they are saying, the language they use can become abstract. ठीक है, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कोई इस तरह के वर्ड यूज करेंगे कि जो ओवरऑल मीनिंग है वो बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड हो जाएगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है, ठीक है, तो वो दिखने में तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, लेकिन उसके मीनिंग जो है वो मल्टीपल। अब एक ही तस्वीर है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की, तो उसमें एक बंदा उसको किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा होता है, दूसरा बंदा किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहा होगा, ठीक है। तो उससे जो ओवरऑल मैसेज है, उसके जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर नहीं रहते, एग्जैक्ट नहीं रहते। तो एब्स्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए जहां पे जनरलाइज्ड मीनिंग एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, आप प्रॉपर एग्जांपल्स दें और कंक्रीट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अजमल इज ग्रेट मैनेजर, ठीक है, अजमल इज ग्रेट मैनेजर बिकॉज ही ब्रीफ्स हिज स्टाफ वेल। क्यों वो ग्रेट मैनेजर है, ठीक है। अब ग्रेट एक बहुत जनरलाइज्ड वर्ड है। अब ग्रेट इसलिए जी कि वो हंसमुख है, ग्रेट वो इसलिए है कि वो पंक्चुअल है, ग्रेट इसलिए है वो कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स का भी काम कर देता है जी, ठीक है। ग्रेट इसलिए है कि वो क्विक डिसीजन मेकर है। देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर बीइंग ग्रेट, ठीक है। तो आगे जब आपने एग्जांपल दी तो उससे ये क्लियर हो गया कि आप उसको ग्रेट पर्टिकुलरली इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने स्टाफ को इश्यूज जो हैं वो कंप्लीट समझा सकता है। अब अगेन आपने जैसे एंट्रेंस का वर्ड यूज किया, तो एंट्रेंस कोई भी हो सकती है, ठीक है। एंट्रेंस लाजमी नहीं है कि वो डोर हो, एंट्रेंस एक ओपन हॉल है, उसमें कोई डोर लगा हुआ नहीं है, तो ज्यादा कंक्रीट वर्ड है कि अगर आप एंट्रेंस डोर है एक, तो उसको डोर ही कहें। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बजाय एग्जैक्ट वर्ड है भाई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप क्या दे रहे हैं, साइकिल तो नहीं दे रहे, कार दे रहे हैं। रिटेल आउटलेट अगेन वही वाली बात है कि उसकी बजाय शॉप जो है वो एक बेटर वर्ड है। यूजिंग द यू अप्रोच, ठीक है, जब आप बात कर रहे हो तो जिससे आप बात कर रहे हैं आप उसको इंपॉर्टेंस दें, अपनी बात नहीं करें। यू अप्रोच का मतलब है कि आप फोकस किस पे कर रहे हैं, उस बंदे पे, बात किसके बारे में कर रहे हैं, जिस बंदे के बारे में कर रहे हैं उसी को मेंशन करें, ठीक है। इफ द रीडर फील्स देयर इज एन एडवांटेज ऑफ फॉर देम दे विल बी लॉट मोर रिसेप्टिव, कि उनको उस मैसेज को पढ़ने में कोई बेनिफिट है, ठीक है, तो वो उस मैसेज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि वो उसको फोकस करके पढ़ेंगे। फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट द रीडर। अब अगर यू एटीट्यूड आपने अडॉप्ट करना है तो आपको अपने रीडर के बारे में पता होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो उस ऑफिस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। एटीट्यूड टू राइटर फर्म, जो राइटर है उसके बारे में उसका एटीट्यूड क्या है। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो क्या है, किस तरह क्या लिखना चाह रहे हैं आप। कंसीडर व्हाट द रीडर्स वरीज अबाउट द सब्जेक्ट माइट बी, कि जिस इशू के बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में मतलब एक प्रोडक्ट है, अगर उसको आप सेल करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में क्या नेगेटिव सोच सकता है आपका रीडर, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज्यादा जरूरी है। विजुअलाइज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द रीडर, मतलब आप अगर उसके साथ डायरेक्ट बात कर रहे हो तो आप कैसे बात करेंगे, कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, उसको विजुलाइज करें, इमेजिन करें। राइट द मैसेज फ्रॉम रीडर्स व्यू पॉइंट एक्सप्लेनिंग व्हाट ऑल द बेनिफिट्स आर। यूज पर्सनल प्रोनाउंस लाइक यू एंड योर्स rather than me and mine, क्योंकि यू एटीट्यूड का मतलब यही है। वी आर अनएबल टू हेल्प यू, स्ट्रेट बात, सीधा क्या कहते हैं उसको ना, मुंह पे मारने वाली बात है। उसकी बजाय क्या करें, यू वुड बेनिफिट फ्रॉम द सर्विस ऑफ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स स्पेशलाइजिंग इन एरोस्पेस,
ठीक है। वो कहता है जी कि हम जो है आपकी मदद नहीं कर सकते की बजाय आप उसको सजेस्ट करें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप उस फर्म से जाके रब्ता करें जिसके जो स्पेशलाइज है इन एरोस्पेस, अकाउंटेंट्स स्पेशलाइजिंग इन एरोस्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो अकाउंटेंट्स जिनके पास नॉलेज है, ऐसी फर्म से आप रब्ता करें। वी आर प्राउड ऑफ आर मल्टी डिसिप्लिन ऑफरिंग, अपनी बात न करें। You will benefit from the broad range of services we can deliver. Again, you attitude आ गया, you का word use हो गया। Sound genuine, your reader will quickly realize if you are being insincere। ठीक है, तो जितने आप जेन्युइन बात करेंगे उतनी अगले को समझ आएगी। आप अगर क्या कहते हैं लेपा पोती करेंगे, आप उसकी को बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, ठीक है, तो तभी वो यही समझेगा कि आप सिंसियर नहीं हैं।